जय हिंद। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप एनसीईआरटी साइंस का क्लास 8 चैप्टर नंबर 13 जानेंगे। क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13 जो कि ध्वनि होने वाला है, यानी कि साउंड चैप्टर इम्पॉर्टेंट होगा। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि हमारा क्लास 6 और क्लास 7 का सारी वीडियो समाप्त हो चुकी है, पूरे चैप्टर। तो आप इन सभी का क्रमागत रूप से वीडियो प्लेलिस्ट एनसीईआरटी साइंस सीरीज में देख सकते हैं। आज का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वह है ध्वनि, जो कि न्यू एनसीईआरटी के अनुसार चैप्टर नंबर 10 है, लेकिन मैं ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी को एक साथ लेके चल रहा हूँ, इसलिए ओवरऑल चैप्टर ये 13 है। तो आइए हम जानेंगे ध्वनि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो आपने ध्वनि के बारे में बहुत बार पढ़ा होगा, आपने घंटी या स्कूल के सुने होंगे, मंदिर का सुना होगा, तबला का सुना होगा, हारमोनियम का सुना होगा। ये सभी कुछ वाद्य यंत्र आपको जो दिखाई दे रहे हैं, इन सभी से आप भली भांति परिचित होंगे और इसके बारे में आप जानते होंगे। तो ये सभी से कुछ न कुछ एक प्रकार की ध्वनि सुनाई देता है, ध्वनि निकालता है। उसके बारे में हम कैसे जानते हैं, कहाँ से सुनते हैं, कितना देर तक सुनते हैं, कब तक याद रहता है, ये सभी की जानकारी आज हम पूरे विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहेंगे पूरे लास्ट तक और पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप नोट करते चलेंगे। साथ ही साथ हमारे वीडियो को आपको पसंद आएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करेंगे। चलिए शुरू करने से पहले आपके लिए एक सवाल है। यहाँ पर आप देख रहे हैं तबला। तो आप हमें बताइए, साइंस से थोड़ा हट के सवाल है, आप हमें बताइए कि तबला के आविष्कारक किनको माना जाता है। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं, आपको ध्वनि से संपर्क करवाते हैं। तो ध्वनि का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक दूसरे से संपर्क करने में यह हमारी सहायता करती है। यह चारों ओर हमें विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई पड़ती है। अपने आसपास सुनाई देने वाले ध्वनि की एक सूची बनाइए और बताइए कौन कौन सी ध्वनि आप सुनते हैं। कह रहा है कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार पहुंचती है, ध्वनि को हम कैसे सुन पाते हैं, कुछ ध्वनियाँ दूसरों की अपेक्षा प्रबल क्यों होती है। इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ प्रश्नों पर विचार विमर्श करने वाले हैं। तो बस आप बने रहिए। तबला का आविष्कारक आप बताइए, हम आपको ध्वनि के बारे में बताएंगे। आइए, तो सबसे पहले हमारा है ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। तो ये पॉइंट और आपका कथनात्मक सवाल का 1 नंबर। क्या कह रहा है कि ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। तो आइए कैसे उत्पन्न होता है वो जाने। आपको बस ये आपको याद है, ये आप ही है ना जो कोरोना के समय में मोदी जी के कहने पे ढाल पीटे थे, याद आया? 2020 में मोदी जी ने आपसे थाली बर्तन पिटवाया था ना, ये वही है। और इसी के कारण है कि यही थाली बर्तन पिटवा करके आज आपको छाती भी पिटवा रहे हैं। उधर किसानों को मार रहे हैं, इधर बेटी बहनों को, ओलंपियन को मार रहे हैं, इधर छात्रों को मार रहे हैं। फिर से आप भी मारिए। अब तो आपको थाली पीटना है या फिर आपको रोजगार करना है, वो आप देख लीजिएगा आने वाले इलेक्शन में कारण क्या है। ठीक है, थाली पिटवा करके आपकी छाती पीटने वाली नौबत ला दिया गया है, तब आप समझदार हैं, आपको क्या करना है। ठीक है, आइए, हर चीज़ में जो प्राइवेटाइजेशन, जहाँ पे मैं अभी काम कर रहा हूँ, क्या बताऊँ आपको, चलो जाने दो। हाँ, क्या कह रहा है कि कक्षा 7 में आप अध्ययन कर चुके हैं कि किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। क्या कह रहा है, कक्षा 7 में आप अध्ययन कर चुके हैं कि किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। जब कसकर तानित एक रबड़ के छल्ले को कर्षित करते हैं या बीच से खींचकर छोड़ते हैं तो यह कंपन करता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। जब यह कंपन करना बंद कर देता है तो ध्वनि बंद हो जाता है। यानी कि ध्वनि के लिए कंपन की आवश्यकता होती है। आइए, कंपित थाली जल में तरंगे उत्पन्न करती है। लीजिए फिर से आपको थाली, अरे ये तो देखो चम्मच और ये थाली, ये तो बिल्कुल आपने किया होगा। कुछ पीटे न पीटे थाली तो आपने ज़रूर पीटा होगा, है ना। और ये चम्मच तो ज़रूर चलाया होगा। बस अब आप कहीं चम्मच बढ़िया से चलाओ ताकि आपका भी भविष्य कुछ अच्छा हो जाए। चलो,
कह रहा है इस प्रकार हमने देखा कि कंपायमान वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती है। कुछ स्थितियों में ये कंपन हमें आसानी से दिखाई दे जाते हैं, लेकिन अधिकांश स्थितियों में इनका आयाम एम्पलीट्यूड इतना कम होता है कि हम उन्हें देख नहीं पाते, तथापि हम कंपनों का अनुभव कर सकते हैं। आइए ये देखिए, नारियल का एक खोखला खोल लीजिए और इससे एक वाद्ययंत्र एक तारा बनाइए। ये एक तारा बनाया हुआ है, ठीक है, बाकी आपको और कुछ नहीं करना है। एक तारा नारियल के खोल से बनाया जा सकता है, इसलिए मैंने उसको हाईलाइट कर दिया। अब यहाँ देखो, वाद्ययंत्र तथा उनके कंपायमान भाग है। एक तरफ वाद्ययंत्र है, दूसरी तरफ ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपमान भाग है। जैसे बीना, बीना जो होता है इसका डोरी या तार कंपन करता है। तबला का क्या है, झिल्ली कंपन करता है। उसी तरह से और भी जो होता है वाद्ययंत्र, उसका नाम लिखिए और उसके कंपन की भाग लिखिए। कहता है संभवतः आपने मंजीरा, झांझ, घटम तथा नूट, मिट्टी के बर्तन तथा करताल देखे होंगे। ये वाद्ययंत्र सामान्यतः हमारे देश के अनेक भागों में बजाए जाते हैं। इन वाद्ययंत्रों को केवल पीटा या आघात किया जा सकता है। ये देख लो, घड़ा पीट रहे हैं। ये झाल बोलते हैं हम लोग, मंजीरा है ना, झाल मंजीरा, ये झाल है। ये सभी से आपने कंपन देखा होगा। ये जल तरंग, आप गिलास लीजिए, गिलास में पानी लीजिए और उसमें डंडे से पीटिए, हल्का मधुर मधुर आवाज़ आएगा। तो कह रहा है कि जब हम किसी वाद्ययंत्र जैसे सितार के तार को कर्षित करते हैं तो हमें केवल तार की ही ध्वनि सुनाई नहीं देती, वास्तव में संपूर्ण यंत्र कंपन करता है और इस पूरे यंत्र के कंपन से उत्पन्न ध्वनि को हम सुनते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी मृदंगम की झिल्ली पर आघात करते हैं तो हम केवल झिल्ली की आवाज़ नहीं सुनते बल्कि संपूर्ण यंत्र की आवाज़ सुनते हैं, यानी कि कंपन करने पर संपूर्ण यंत्र से आवाज़ निकलता है। अब पहेली कह रही है कि जब हम बोलते हैं तो क्या हमारे शरीर का कोई भाग कंपित होता है? तो हाँ, होता है। कह रहा है मनुष्यों यानी कि मानव द्वारा उत्पन्न ध्वनि। तो कह रहा है कुछ समय तक जोर से बोलिए या गाना गाइए अथवा भौरें की तरह गुंजन कीजिए। आपने हाथ को अपने कंठ पर रखिए और क्या आपको कुछ कंपन का अनुभव होता है? यहाँ पर ये देखो, मानव के वाक्यंत्र है यहाँ पे, इसको आप छू करके देखो और बोलो, आपको कंपन की अनुभूति होती है। तो कह रहे हैं कि मानवों में ध्वनि वाक्यंत्र अथवा कंठ यानी कि लैरिंक्स द्वारा उत्पन्न होती है। क्या है, मानव में ध्वनि किससे उत्पन्न होती है? वाक्यंत्र या कंठ या लैरिंक्स। अपनी उंगलियों को कंठ पर रखिए तथा एक कठोर उभार को खोजिए जो निगलते समय चलता हुआ प्रतीत होता है। शरीर का यह भाग वाक्यंत्र कहलाता है। यह श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। ध्यान रखेंगे, वाक्यंत्र कहाँ होता है? श्वास नली के ऊपरी सिरे पर। वाक्यंत्र या कंठ के आर पार दो वाक् तंतु इस प्रकार तानित होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिर्री बनी होती है। क्या होती है? संकीर्ण झिर्री बनी होती है। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिर्री से बाहर निकालते हैं तो वाक् तंतु कंपित होता है। क्या है? फेफड़ा जब वायु को बाहर निकालता है झिल्ली से तो वाक् तंतु कंपित होता है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक् तंतु से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को तना हुआ या ढीला कर देता है। जब वाक् तंतु तने हुए और पतले होते हैं तब वाक् ध्वनि का प्रकार या उसकी गुणता उस वाक् ध्वनि से भिन्न होती है। जब वाक् तंतु ढीले और मोटे होते हैं, आइए देखें कि वाक् तंतु किस प्रकार कार्य करता है। यानी कि ओवरऑल यहाँ पर जो बताया गया सारी फंक्शन वो वाक् तंतु से बताया गया। वाक् तंतु कैसे काम करता है उसके बारे में। तो आपने क्या जाना कि वाक् तंतु क्या है? तो मानव की ध्वनि जो है वाक्यंत्र से निकलता है और ये जो है श्वास नली के नीचे होता है। वाक्यंत्र या कंठ के आर पार दो वाक् तंतु होते हैं, ये याद रखना, यही आपको इंपॉर्टेंट है कि वाक् तंतु कितने होते हैं। वाक्यंत्र के आर पार दो वाक्यंत्र तंतु होते हैं, इसके बीच में एक झिर्री होती है। जब ये फेफड़ा से वायु निकलता है तो वो कंपित होता है और ये मांसपेशियों से जुड़ा होता है जिससे कि वो ढीला या फिर टाइट होता है। ठीक है, आइए इस तरह के आप प्रयोग कर सकते हैं वाक् तंतुओं की कार्यविधि ज्ञात करने के लिए। आपको फिलहाल ज़रूरत नहीं है, आप इसको याद रखिए। कहता है पुरुषों के वाक् तंतु की लंबाई लगभग 20 मिलीमीटर होती है, महिलाओं में इसकी लंबाई लगभग 15 मिलीमीटर होती है। बच्चों के वाक् तंतु बहुत छोटे होते हैं, यही कारण है कि पुरुष, महिला तथा बच्चों की वाक् ध्वनि भिन्न भिन्न होती है। मतलब जो आप ध्वनि सुनते हैं, बोलने की आवाज़, वो क्या होता है? अलग अलग होते हैं। बच्चों की मधुर और होती है, महिलाओं की थोड़ी मतलब थोड़ा और मधुर, फिर उसके बाद पुरुषों का और ज़्यादा मतलब मोटा वाला बुद्धि, है ना। तो ये किसके कारण होता है? तो ये याद रखना है, पुरुष के वाक् तंतु की लंबाई लगभग 20 मिलीमीटर और महिला की लंबाई 15 मिलीमीटर। फिर भी महिलाओं का जवान ज़्यादा चलता है ना।
आगे कह रहा है कि ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका कथनात्मक दूसरा सवाल क्या है, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। आइए कैसे, ये क्रियाकलाप है और क्रियाकलाप करके आप ये कर सकते। कह रहे ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ये क्या किया है, गिलास में पानी डाल के मोबाइल को बंद कर दिया है, ठीक है, और उसमें अब आवाज़ दे रहा है, क्या कंपन करता है कि नहीं करता वो चेक करना। आइए अब यहाँ देखिए, कह रहे कि वास्तव में यदि आप गिलास में से सारी वायु बाहर खींच पाते तो ध्वनि पूरी तरह सुनाई देना बंद हो जाती। इसका कारण यह है कि ध्वनि को संचरण एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई माध्यम चाहिए। जब किसी बर्तन से वायु पूरी तरह निकाल दी जाती है तो कहा जाता है कि बर्तन में निर्वात है। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। तो ध्यान रखना है, ध्वनि निर्वात में नहीं चलता है। ध्वनि को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, निर्वात की नहीं। क्या ध्वनि द्रवों में संचरित होती है, आइए ज्ञात करें। ये देखिए, एक बाल्टी लीजिए, टब लीजिए, उसमें पानी भरिए, उसके नीचे घंटी बजाइए और कान लगा के ऊपर सुनिए। कह रहा है ध्वनि जल में संचरित होते हैं। तो ये याद हो गया कि ध्वनि जो है जल में चल सकता है, यानी कि उसको एक माध्यम मिल गया। फिर कह रहे हैं सावधानी पूर्वक रखिए, सतर्क रहें, जल आपके कान में प्रवेश न करें, मतलब वो सुनते समय। कह रहा आहा, तो हेल तथा डॉल्फिन जल के अंदर इसी प्रकार संदेशों का आदान प्रदान पाते होंगे। तो बिल्कुल। आइए ज्ञात करें कि क्या ध्वनि ठोसों में भी गमन कर सकती है। तो ठोस में ध्वनि का गमन पता कीजिए। कह रहा है ध्वनि मीटर स्केल से गमन करती है, यानी कि ठोस से भी ये एक स्केल है, और यहाँ एक कान पे लगाया हुआ है, यहाँ ये जो है बदमाशवा, ये बदमाश उसको धीरे से मार रहा है, तो कंपन कर रहा है, और कंपन करके यहाँ इसको सुनाई दे रहा है। तो क्या है, ध्वनि मीटर स्केल में गमन करती है, यानी कि ध्वनि ठोस में भी गमन करती है, ध्वनि जल में भी गमन करती है। ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ ये टेबल पे यहाँ ये सोया हुआ है, मैं सोया हुआ हूँ, और मेरे भैया बदमाशी कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, टन से मार रहे हैं। टन से मार रहे हैं तो मेरे कान में लगेगा झन से। तो क्या है, ध्वनि ठोस पदार्थों में संचरण कर सकती है। आइए, कहता है हमने देखा कि ध्वनि लकड़ी या धातु में चल सकती है। वास्तव में ध्वनि किसी भी ठोस में संचरण कर सकती है। तो याद रखना है कि ध्वनि जो है किसी भी ठोस में संचरण कर सकता है। ध्वनि के बारे में अगर पता करना तो आप उसको पीटिए ना, टीन जो होता है इस्पात वाला, उसको पीटिए, बर्तन को पीटिए, उसमें आपको कंपन महसूस होगा। ठीक है। ये वाला आपने कभी बनाया था खिलौना टेलीफोन? मैंने तो खूब बनाया। किससे जानते हैं, वो जो पानी पीने वाला गिलास नहीं आता है थर्मोकोल वाली, उसमें एक तरफ दोनों तरफ रस्सी बांध देते थे, या फिर एक माचिस वाला जो आता है डब्बा, माचिस वाले डब्बे में, और इधर से हो करते थे तो उधर से वो भी सुनता था हो इससे होता था ना। तो ये खिलौना टेलीफोन था अपने समय का। कह रहा है कि अब तक हमने सीखा कि कंपायमान वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न कर सकती है तथा यह किसी माध्यम में सभी दिशाओं में संचरित हो सकती है। याद रखना, ऊपर जितना पढ़े वो सभी का ये छोटा सा 4 लाइन आपके लिए सारांश है। कह रहा है कि अब तक हमने सीखा कि कंपायमान वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती है, यह किसी माध्यम में सभी दिशाओं में संचरित हो सकता है। यह माध्यम गैस, द्रव या ठोस कोई भी हो सकता है। इस ध्वनि को हम सुनते कैसे हैं, ये अब पता लगाना है। यानी कि अभी तक आपने ये जाना कि ध्वनि जो है कंपायमान वस्तु में जाता है, किसी भी माध्यम के सभी दिशा में जा सकता है, ठोस, द्रव और गैस में जा सकता है सिवाय निर्वात के। तो निर्वात में ये नहीं चलेगा। अब हम इसको कैसे सुनते हैं ये इंपॉर्टेंट हो, आइए जानते हैं। कह रहा है हम ध्वनि को अपने कानों द्वारा सुनते हैं। ठीक है, हम सुन लिए। तो ये कथनात्मक सवाल का तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि कान के बाहरी भाग की आकृति कीप या फनल जैसी होती है। जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो यह एक नलिका से गुजरती है जिसके सिरे पर एक पतली तानित झिल्ली होती है जिसे कर्णपटा या एयर ड्रम कहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह जानने के लिए कि कर्णपटा क्या करता है, आइए टीन के डिब्बे की एक कर्णपटाह बनाएं। यहाँ पर कर्णपटाह बनाइए और सीखिए। क्रियाकलाप आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। और कह रहा है कैसे होता है, तो ये समझिए। कह रहा है कि कर्णपटाह यानी कि एयर ड्रम एक तानित रबड़ की सीट के समान होता है। ध्वनि के कंपन कर्णपटाह को कंपित करता है। चित्र 10 से 106 में देख सकते हैं, कौन सी है, ये वाला।
ठीक है, ये वाला कर्णपटा है, यहाँ ये झिल्ली आप देख लो पहले, उसके बाद आगे पढ़ाते हैं। ये कर्णपटा है, झिल्ली टाइप का देख रहे होंगे आप यहाँ पे, ये वाली है ना। आइए, हाँ, तो क्या कह रहा है कि कर्णपटह एक तनित रबड़ की सीट के समान होता है। ध्वनि के कंपन कर्णपटह को कंपित करते हैं। कर्णपटह कंपनों को आंतर कर्ण यानी कि इनर एयर तक भेज देता है, वहाँ से संकेतों को मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। इस प्रकार हम ध्वनि को सुनते हैं। क्या कह रहा है, कर्णपटह एक तानित रबड़ की सीट के समान होता है। ध्वनि के कंपन कर्णपटह को कंपित करता है। कर्णपटह यानी कि एयर ड्रम कंपन को आंतर कर्ण यानी कि इनर एयर तक भेजता है, यानी कि ध्वनि को अंदर तक कौन भेजता है, तो कर्णपटह भेजता है। वहाँ से संकेत को मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है और इस प्रकार हम ध्वनि को सुन लेते हैं। तो ये पिक्चर है आपका, कर्णपटह ये है, यहाँ ये आपका बाहर का कान है, यहाँ से आपने सुना, सुन करके ये कर्णपटह पे गया। कर्णपटह से ये क्या करता है, इनर कान यानी कि यहाँ भेज देता है इस वाले एरिया में, और यहाँ से ये वाली जो लाइन है, ये वाली, यहाँ से वो तंत्रिका तंतुओं द्वारा मस्तिष्क में प्रवाहित कर जाता है। कहता है हमें कभी भी अपने कानों में कोई तीखी, नुकीली या कठोर वस्तु नहीं डालनी चाहिए, यह कर्णपटह को क्षति पहुंचा सकती है, जिससे सुनने की शक्ति कम हो सकती है। अब चौथा पॉइंट है कंपन का आयाम, आवर्तकाल तथा आवृत्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम जानते हैं कि किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है। इस गति को दोलन गति भी कहते हैं। कंपन गति को हम दोलन गति भी कहते हैं, ये याद रखेंगे। कंपन गति को हम दोलन गति भी कहते हैं। आपने पिछली कक्षा में दोलन गति तथा इसके आवर्तकाल में के बारे में पढ़ चुके हैं, पिछले कक्षा में मैंने पढ़ाया भी था। आइए, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। याद रखेंगे, प्रति सेकंड होने वाले दोलन की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को हर्ज में मापा जाता है। इसका संकेत HZ है। एक हर्ज आवृत्ति एक दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है। क्या कह रहा है, एक हर्ज आवृत्ति एक दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है। यदि कोई वस्तु एक सेकंड में 20 दोलन पूरी करती है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी, तो एक हर्ज आवृत्ति एक दोलन प्रति सेकंड कर रहा है तो 20 दोलन है तो कितना होगा, 20 दोलन करेगा तो 20 सेकंड हो जाएगा। याद रखेंगे, ये सा सवाल बनता है। तो आप ये याद रखेंगे कि एक हर्ज आवृत्ति एक दोलन प्रति सेकंड के बराबर होता है, यानी कि एक सेकंड में एक हर्ज होता है दोलन। तो उसी तरह से एक सेकंड में 20, अच्छा यहाँ क्या करें, यदि कोई वस्तु एक सेकंड में 20 दोलन पूरे करती हो तो इसकी आवृत्ति क्या होगी। अच्छा, एक सेकंड में 20 दोलन कर रहा है, तो यहाँ पर कह रहा है एक हर्ज आवृत्ति एक दोलन प्रति सेकंड होता है, प्रति सेकंड एक होता है, तो एक सेकंड में 20 दोलन पूरी करती है तो इसकी आवृत्ति ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल दूसरा है, कह रहा है ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तु को देखे बगैर भी आप उनके अनेक सुपरिचित ध्वनियों को पहचान सकते हैं। यह कैसे संभव हो पाता है। इसके लिए आवश्यक है कि ये ध्वनियाँ विभिन्न प्रकार की हो। क्या आपने कभी सोचा कि कौन से कारक इन्हें विभिन्न बनाते हैं। तो आइए, कहता है आयाम तथा आवृत्ति किसी ध्वनि के दो महत्वपूर्ण गुण हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आयाम और आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड, ये किसी भी ध्वनि के दो महत्वपूर्ण गुण हैं। क्या हम ध्वनियों में अनेक आयाम तथा आवृत्तियों के आधार पर अंतर कर सकते हैं, तो हाँ, कर सकते हैं। आप पापा की आवाज़ आपका अलग होगा, भैया का अलग होगा, लेकिन सबका आवाज़ आप पहचान सकते हैं कि कौन बुला रहा है। तो ये किस पे निर्भर करता है, आवृत्ति और आयाम पे। अगला पॉइंट है प्रबलता तथा तारत्व। प्रबलता और तारत्व के बारे में क्या है, तो यहाँ आइए, करे ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करते। ध्यान देंगे, ध्वनि की प्रबलता, ये पूछा हुआ सवाल है कि ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करता है, तो आयाम पर निर्भर करता है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। क्या है, जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होगा, आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड अधिक होता है, तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल यानी कि मजबूत होता है। तो क्या है, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करेगा, आयाम पर निर्भर करेगा। जब आयाम कम होता है तो उत्पन्न ध्वनि मंद होती है। तो ये सवाल बहुत बार पूछे गए हैं, इसको आप सीधी तरह से याद रखेंगे कि ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, तो आयाम पर निर्भर करती है। अगर आयाम अधिक होगा तो ध्वनि अधिक प्रबल होगी, मतलब मजबूत होगा। अगर आयाम कम होगा तो ध्वनि मंद यानी धीमी होगी। क्लियर।
अब यहाँ देखो ये बॉक्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल अक्सर पूछे गए हैं और पूछे जाते रहे हैं। आप भी इस बॉक्स को स्क्रीनशॉट कर लीजिए और याद रखेंगे। क्या है तो कहता है ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपातिक है। क्या है, ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड के वर्ग के समानुपाती यानी कि स्क्वायर हो जाता है। उदाहरण के लिए यदि आयाम दुगुना हो जाए तो प्रबलता 4 गुणक में बढ़ जाएगा। आयाम अगर 2 है तो इसकी प्रबलता 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्रबलता को डेसिबल मात्रक में व्यक्त करते हैं। ध्यान रखेंगे, प्रबलता को हम डेसिबल में मापते हैं और ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है तो आयाम पर निर्भर करता है। और क्या है तो आयाम जो है उसके वर्ग के समानुपातिक होता है। तो क्या समझे आप कि यदि आयाम दुगुना हो जाए तो उसकी प्रबलता 4 गुना हो जाएगा, यदि आयाम 3 गुना हो जाए तो उसकी प्रबलता 9 गुना हो जाएगा। कहता है प्रबलता को हम डेसिबल डीबी के व्यक्त करते हैं। निम्न सारणी को आप याद रखेंगे। सामान्य श्वास यानी कि जो आप श्वसन क्रिया करते हैं नॉर्मल, वो 10 डेसिबल होता है। मंद फुसफुसाहट जो कान में आप धीरे धीरे फुसफुसाते हैं उसको कहते हैं 30 डेसिबल। सामान्य बातचीत यानी कि जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वार्तालाप, वो 60 डेसिबल। व्यस्त यातायात यानी कि ट्रैफिक जो होता है वो 70 डेसिबल। और औसत फैक्ट्रियाँ जो होती है वो 80 डेसिबल तक की ध्वनि उत्पन्न करती है। कह रहा है कि 80 डेसिबल से अधिक प्रबल शोर शरीर के लिए कष्टदायक होता है। तो आपको कितना तक ध्वनि सुनना है, 80 डेसिबल तक। तो याद रख लेंगे, इस बॉक्स को आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। कैसे करेंगे तो आप कर लीजिए, जैसे भी करना हो आपकी इच्छा। मैं क्या करूं, मैं भी कर लेता हूं। ये लो, मेरा भी हो गया, है ना। तो आपने क्या जाना कि सामान्य श्वास के लिए 10 डेसिबल, मंद फुसफुसाहट 30, सामान्य बातचीत 60, व्यस्त यातायात 70, औसत फैक्ट्री 80 और जो कष्टदायक होता है वो 80 डेसिबल। करे ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। जब आयाम छोटा होता है तो उत्पन्न ध्वनि भी मंद होती है। दोनों याद रख लेंगे। आइए, करें किसी बच्चे की ध्वनि की तुलना एक वयस्क से कीजिए, क्या इनमें कुछ अंतर है। चाहे दोनों ध्वनियाँ समान रूप से प्रबल हो फिर भी उनमें कुछ भिन्नताएं होती। आइए देखें कि ये किस प्रकार का भिन्नता है। तो मैं चकित हूँ कि मेरी आवाज़ मेरे अध्यापक से भिन्न क्यों है। क्यों होता है वो जानिए। कह रहा है आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तारतम्य को निर्धारित करती है। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि ध्वनि की प्रबलता जो है आयाम पर निर्भर करता है, यानी कि आयाम का काम खत्म हो गया। प्रबलता यानी कि उसकी मजबूती जो बताता है वो आयाम बताता है, लेकिन उसकी तीक्ष्णता वो कौन बताता है। वो सुरीला है, कैसा है, मीठा है, कड़वा है, मोटा आवाज़ है, ये कौन बताता है तो आवृत्ति बताता है। तो कह रहा है कि आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तारतम्य को निर्धारित करती है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक है तो हम कहते हैं कि ध्वनि तीखी है, मतलब कर्कश रूप वाला। यदि कंपन की आवृत्ति कम है तो हम कहते हैं कि ध्वनि का तारतम्य कम है। बात समझ गए। यानी कि ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। दोनों सवाल को अब आप ध्यान से सुने। जब ध्वनि की प्रबलता की बात करेगा कि ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करता है तो आयाम पर। किस पर, आयाम पर। लेकिन जब बात करेगा ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है तो तारतम्य निर्भर करता है आवृत्ति पर। याद रहेगा। देखो तारतम्य व तारतम्य तव है, आवृत्ति तारतम्य आवृत्ति। ठीक है, तारतम्य तत्व आवृत्ति, ये दोनों को एक समान आप याद कर रखिए। और प्रबलता और आयाम एक साथ याद रखिए। तो बात समझ गए। आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तारतम्य को निर्धारित करता है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक हो तो ध्वनि तीखा होगा, कंपन की आवृत्ति कम हो तो ध्वनि मीठा होगा। ये देख लो, आप देख सकते हैं इस तरह से आवृत्ति ध्वनि का तारतम्य निर्धारित करता है। तो ये याद रखेंगे, आवृत्ति ध्वनि का तारतम्य निर्धारित करता है। अब उदाहरण समझिए क्या है। उदाहरण के लिए ढोल मंद आवृत्ति से कंपित होता है, इसलिए यह कम तारतम्य की ध्वनि उत्पन्न करता है। दूसरी ओर सीटी की आवृत्ति अधिक होती है और इसलिए अधिक तारतम्य की ध्वनि उत्पन्न होती है। यानी कि सीटी और ढोल में किसकी आवृत्ति ज़्यादा होगी तो सीटी की।
पक्षी उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है जबकि शेर की दहाड़ का तारत्व मंद होता है, तथापि शेर की दहाड़ अत्यधिक प्रबल है जबकि पक्षी की ध्वनि दुर्बल होती है। ध्यान देंगे, यहाँ से सवाल पूछे हुए हैं, ठीक है। तो पक्षी उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है जबकि शेर की दहाड़ का तारत्व मंद होता है, तथापि शेर की दहाड़ अत्यधिक प्रबल होता है। शेर की दहाड़ अत्यधिक प्रबल होता है जबकि पक्षी की ध्वनि दुर्बल यानी कमज़ोर होती है। तो ध्यान रखना, दोनों चीज़ का अंतर उल्टा है। पक्षी का तारत्व उच्च है लेकिन उसकी ध्वनि कमज़ोर है। शेर का तारत्व धीमा है लेकिन उसकी प्रबलता अधिक है, ठीक है। कह रहे सामान्यतः एक महिला की आवाज़ किसी पुरुष की अपेक्षा अधिक आवृत्ति तथा अधिक तीखी होती है। क्या होता है? एक महिला की आवाज़ किसी पुरुष की अपेक्षा अधिक आवृत्ति और अधिक तीखी होती है, मतलब पतला होता है। अगला है हमारा श्रव्य तथा अवश्रव्य ध्वनियाँ। तो हम जानते हैं कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए हमें एक कंपायमान वस्तु की आवश्यकता होती है। क्या हम सभी कंपायमान वस्तुओं की ध्वनियाँ सुन सकते हैं? तो आइए, क्यों सुन सकते हैं, नहीं सुन सकते, ये यहाँ के आगे के 3-4 लाइन आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे हुए सवाल हैं, तो ध्यान रखेंगे। कहता है यह तथ्य यह है कि लगभग 20 कंपन प्रति सेकेंड 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव कान सुन सकती है। क्या कह रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लगभग 20 कंपन प्रति सेकंड, 20 कंपन प्रति सेकंड यानी कि 1 सेकंड में आप 20 कंपन को सुन सकते हैं, यानी कि 20 हर्ट्ज को सुन सकते हैं। तो कहता है 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव सुन नहीं सकता। यह कह सकते हैं कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव कान द्वारा संसूचित नहीं की जा सकती। ऐसी ध्वनियों को अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं, यानी कि 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि को हम नहीं सुन सकते और ऐसे ध्वनि को अवश्रव्य कहते हैं। उधर लगभग 20,000 कंपन प्रति सेकंड यानी कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियाँ भी मानव कान द्वारा संसूचित नहीं होता है। कितना? 20,000 हर्ट्ज से अधिक, यानी कि हम कह सकते हैं कि अतः मानव कानों के लिए श्रव्य की आवृत्ति का परास यानी कि रेंज क्या है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, 20,000 से 20,000 हर्ट्ज तक की जो रेंज है उसे हम सुन सकते हैं। ना तो 20,000 से ज़्यादा और ना ही 20 से हर्ट्ज कम की ध्वनि को हम सुन सकते हैं। तो कहता है कि इसका अर्थ है कि हम केवल 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति सुन सकते हैं और इसे हम श्रव्य ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रव्य ध्वनि कहते हैं। 20,000 से अधिक हो जाता है, इसको हम अवश्रव्य कहते हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे हो जाता है उसको 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है उसे पराश्रव्य कहते हैं और इसको अवश्रव्य कहते हैं। बात समझ गए? तो याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट दिया गया है। कहता है कुछ जंतु 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति की ध्वनि को भी सुन सकते हैं। कुत्तों में यह क्षमता होता है। 20,000 से अधिक कौन सुन सकता है? कुत्ता। पुलिसकर्मी उच्च आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करने वाली सीटियों का उपयोग करते हैं, जैसे कुत्ते सुन सकते हैं लेकिन मानव नहीं सुन सकता। जाने माने पराश्रव्य ध्वनि उपकरण जो चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक समस्याओं के अनुसंधान एवं निदान के लिए प्रयोग होते हैं 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति पर कार्य करता है, यानी कि अल्ट्रासाउंड किस पर काम करता है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक पर काम करता है। अब है शोर तथा संगीत। शोर तथा संगीत क्या है भाई? तो आप आसपास बहुत सारे शोर वगैरह देखे होंगे। कहता है प्रिय ध्वनि जो होता है उसे हम शोर कहते हैं। दूसरी ओर आप वाद्य यंत्रों की ध्वनियों का आनंद लेते हैं। सुस्वर ध्वनि वह है जो कानों को सुगंध लगती है। हारमोनियम द्वारा उत्पन्न ध्वनि सुस्वर ध्वनि कहलाती है। सितार के तार द्वारा उत्पन्न ध्वनि भी सुस्वर ध्वनि कहलाती है। मतलब जो ध्वनि आपको पसंद आए वो सुस्वर ध्वनि, जो आपको पसंद ना आए वो शोर कहलाता है। जैसे वर्तमान में आया हुआ बहुत सारा गाना, खास करके हिंदी में ऐसा गाना आ रहा है आजकल कि जिसको सिर्फ उसका ना तो उस का कोई लिरिक्स है ना कोई उस गाने का अर्थ है, मतलब क्या भी चल रहा है जो पता नहीं, ठीक है। बहुत ही अलग अलग तरीके के गाने आजकल आ रहे हैं। वही अपने पुराने ज़माने के हिंदी के गाने मस्त थे, है ना, उड़े जब जब जुल्फ़ें तेरी, है ना, ऐसा वाला गाना। और आज तो पता नहीं तुझे बुर्ज खलीफा दिला दूँ तो क्या क्या, मतलब छोड़िए, हमको गाना याद नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन वर्तमान की गाना से अच्छा ओल्ड वाला 90 के ज़माना वाला अच्छा लगता है। मैं जब भी सुनता हूँ तो 90 के ज़माना वाला सुनता हूँ। आइए
अब आगे देखें ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण क्या कह रहा है कि आप वायु प्रदूषण के बारे में पहले से ही जानते हैं। वायु में अवांछित गैसों तथा कणों की उपस्थिति वायु प्रदूषण कहलाती है। क्या कह रहा है कि वायु में अवांछित गैस तथा कणों की उपस्थिति वायु प्रदूषण कहलाती है। इसी प्रकार वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। क्या है कि इसी प्रकार वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। क्या आप ध्वनि प्रदूषण के कुछ स्रोतों की सूची बना सकते हैं? ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं कौन कौन से? तो कह रहे हैं वाहनों की ध्वनियाँ, विस्फोट जिसमें पटाखों का फटना भी शामिल है, मशीनें, लाउड स्पीकर आदि। घर में कौन से स्रोत ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं? ऊंची आवाज़ में चलाए गए टेलीविज़न, ट्रांजिस्टर, रेडियो, रसोई घर के कुछ उपकरण, ये सभी ऊंची ध्वनि उत्पन्न करता है। ध्वनि प्रदूषण की क्या हानियां हैं? तो जब आप अधिक ध्वनि सुनेंगे तो आपको अनिद्रा यानी कि नींद नहीं आएगा, अति तनाव यानी कि हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, चिंता तथा अन्य बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी विकार ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न हो सकते हैं। लगातार प्रबल ध्वनि के प्रभाव में लगे रहने वाले व्यक्ति की सुनने की क्षमता अस्थायी अथवा अस्थायी रूप से कम हो जाता है। ध्वनि प्रदूषण को सीमित करने के कुछ उपाय हैं, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया है। ठीक है, मतलब ये ओवरऑल ये कह रहा था ना कि जहाँ पर भी ज़्यादा ध्वनि वगैरह हो रहा है उसको आप ठीक है उसको आप क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। यही यहाँ पर नियंत्रित करने की बात कही है। आप चाहें तो वीडियो रोक के इसको पढ़ लीजिए एक बार, मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, श्रवण क्षति क्या है? तो कहता है पूर्णतया श्रवण क्षति जो कि विरले ही होती है, प्रायः जन्म से होती है। आंशिक अशक्तता डिसेबिलिटी सामान्यतः किसी बीमारी, चोट या उम्र के कारण होती है। कठिन श्रवण शक्ति वाले बच्चों को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। ऐसे बच्चे इंगित भाषा यानी कि संकेत भाषा को सीखकर प्रभावशाली ढंग से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि वाक शक्ति श्रवण के परिणाम स्वरूप विकसित होते हैं। वाक शक्ति बोलने की जो क्षमता होती है किस पे निर्भर करता है? तो सुनने की क्षमता पे निर्भर होता है। इसलिए श्रवण अशक्तता से ग्रस्त बच्चे की वाक शक्ति भी दोषपूर्ण हो सकती है। औद्योगिकीय या प्रौद्योगिकी युक्तियों से ने श्रवण क्षतिग्रस्त व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार को संभव बना दिया है। श्रवण क्षतिग्रस्तों के रहन सहन के वातावरण में सुधार लाने के लिए समाज बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है, तो आप समाज के अंतर्गत आते हैं, अब आप कीजिए। मेरा काम हुआ समाज के अंतर्गत आपको जागरूक करना और मेरा काम था आपको चैप्टर ख़त्म कराना। तो चैप्टर हो गया ख़त्म और अब आप जानेंगे प्रमुख शब्द, आपने क्या सीखा। उसके बाद बने रहेंगे, हम इसके ऑब्जेक्टिव सवाल को भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये इस चैप्टर में यानी कि ध्वनि चैप्टर में आपके प्रमुख शब्द कौन कौन से थे? तो हमने आयाम, एम्पलीट्यूड पढ़ा। एम्पलीट्यूड किस पे निर्भर एम्पलीट्यूड से क्या होता है? तो प्रबलता निर्भर करता है। क्या निर्भर करता है? आयाम से प्रबलता और तारत्व आवृत्ति से। कर्णपटह जो एयर ड्रम कहलाता है, जो कि झिल्ली के जैसा होता है, इस हमारी सूचना को अंदर ले जाता है। आवृत्ति के बारे में पढ़ा, हर्ज के बारे में हमने पढ़ा, कंठ के बारे में हमने पढ़ा, उसके बाद प्रबलता पढ़ा, शोर पढ़ा, दोलन पढ़ा, तारत्व पढ़ा, आवर्तकाल। तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। फिर आवर्तकाल पढ़े, कंपन पढ़े, वाक्यंत्र पढ़े, श्वास नली पढ़े। अब आपने क्या सीखा पूरी चैप्टर में वो आप जानिए। तो कहता है ध्वनि कंपन करती हुई वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है। मानव वाक तंतुओं के कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ध्वनि किसी माध्यम, गैस, द्रव्य या ठोस से में संचरित होती है। यह निर्वात में संचरित नहीं हो सकता। कर्णपटह ध्वनि के कंपनों को अनुभव करते हैं। यह इन संकेतों को मस्तिष्क तक भेज देते हैं। इस प्रक्रिया को श्रवण कहते हैं। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों या कंपनों की संख्या दोलन की आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति को हर्ज में व्यक्त करते हैं। कंपन का आयाम जितना अधिक होता है ध्वनि उतनी ही प्रबल होती है। आयाम जितना अधिक होगा ध्वनि उतना प्रबल होगा। कंपन की आवृत्ति अधिक होने पर तारत्व अधिक होता है। ध्यान रखेंगे, कंपन की आवृत्ति अधिक होने पर तारत्व अधिक होता है, ध्वनि अधिक तीक्ष्ण होता है। तारत्व अधिक होगा, ध्वनि तीक्ष्ण होगा, पतला होगा। अप्रिय ध्वनियाँ शोर कहलाती है। अत्यधिक या अवांछित ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करती है। ध्वनि प्रदूषण मानवों के लिए स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। ध्वनि प्रदूषण को उत्पन्न करने के प्रयास करने चाहिए। सड़क के किनारे तथा अन्य स्थानों पर पेड़ लगाने से ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो ये हुआ आपका समाप्त।
अब आप आइए अभ्यास में ऑब्जेक्टिव लगाते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और जो करना है वो कीजिए, पढ़ते रहिए। आइए हाँ, तो देखते हैं पहला सवाल क्या कहता है, सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर में है ध्वनि संचरित हो सकते हैं किस में, ये सवाल पूछा हुआ है, ठीक है, डायरेक्ट यही ऑप्शन के साथ पूछा हुआ है। करा केवल वायु या गैस में, केवल ठोस में, केवल द्रव में, ठोस द्रव और गैस में। बिल्कुल, निर्वात छोड़ करके वायु अन्य सभी माध्यम में चल सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी। और है दूसरा कह रहा है कि निम्न में से किस वाक ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है। किस वाक ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना, छोटी लड़की की, छोटे लड़के की, पुरुष की, महिला की। आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है छोटी लड़की की, क्योंकि लड़कियों की, महिलाओं की तीक्ष्णता कम होती है, ठीक है। अब यहाँ है ट्रू फॉल्स, इसको आप लोग भी देखिएगा, अगर कुछ डाउट लगे तो बता दीजिएगा। तीसरा नंबर है निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने टी और गलत के लिए एफ पर निशान लगाइए। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती, यानी कि सही है। किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले दोलने की संख्या को इसका आवर्तकाल कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। यदि कंपन का आयाम अधिक हो तो ध्वनि मंद होती है, आयाम अधिक होगा तो ध्वनि अधिक होगा, ठीक है। आयाम एम्पलीट्यूड अधिक तो ध्वनि अधिक, यानी कि आयाम किस पर निर्भर करता है, प्रबलता पर निर्भर करता है। मानव कानों के लिए श्रव्यता का परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है, बिल्कुल है, श्रव्य ध्वनि कहलाता है। कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तरत उतना ही अधिक होगा। कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारत उतना ही अधिक होगा। ये क्या हो जाएगा, ट्रू या फॉल्स। कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारत उतना ही अधिक होगा। यहाँ पे तारत्व अधिक बोल रहा है, आवृत्ति कम तो तारत्व अधिक, सही लग रहा मुझे तो, सही है ना। अच्छा, इसका आप बताइएगा, मुझे डाउट हो गया, मतलब सस्पेंस में आ गया, तारत्व अधिक होगा या निम्न होगा, ठीक है। एक सवाल आप बता दीजिएगा हमको। अवांछित या प्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं, नहीं, अवांछित या प्रिय ध्वनि को शोर कहते हैं। उसके बाद कहता है ध्वनि प्रदूषण आंशिक श्रवण अशक्तता उत्पन्न कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, सही है। अब चौथा सवाल है उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। करें किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लिए गए समय को किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लिए गए समय को आवर्तकाल कहते हैं, ठीक है। फिर कहता है प्रबलता कंपन के डैश से निर्धारित की जाती है। प्रबलता है तो आयाम से निर्भर करेगा, कंपन के आयाम या दोलन से, काल से निर्भर होगा। आवृत्ति का मात्रक हर्ज हो जाएगा। अवांछित आवृत्ति को शोर कहेंगे। ध्वनि की तीक्ष्णता कंपनों की डैश से निर्भर होती है। ध्वनि की तीक्ष्णता कंपनों की संख्या से ना, संख्या से निर्भर होती है। यह कंपन की आयाम या आवर्त से निर्भर करता है। अब है एक दोलक 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, इसका आवर्तकाल तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। ये सब आपका सब्जेक्टिव है। निम्न वाद्य यंत्रों में से उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। कंपित होगा इसमें तो सब तो कंपन ही करेगा। सितार करेगा कंपन, ढोलक भी कंपन ही करता है। चलिए आगे जो है वो आपका सब, अब आप यहाँ जान लीजिए, क्या आप जानते हैं। कहता है कि भारत में हैदराबाद के निकट गोलकुंडा नामक एक भव्य किला है। पूछा भी जाता है इतिहास के सवाल में। कहता है बहुत से इंजीनियरिंग अभियांत्रिकी तथा वास्तु आर्किटेक्चर अजूबों के लिए प्रसिद्ध है। जल प्रदाय व्यवस्था उनमें से एक अजूबा है। मतलब जल प्रदाय व्यवस्था क्या है, गोलकुंडा के हैदराबाद के गोलकुंडा में स्थित है। कहता है परंतु कदाचित सबसे अधिक आश्चर्यजनक अजूबा किले के निकास द्वार के पास स्थित एक गुंबद है। इस गुंबद के नीचे एक निश्चित बिंदु पर हाथों की तालियों से उत्पन्न ध्वनि अनुवृत्त होती है, जिसे लगभग 1 किलोमीटर दूर किले के शीर्ष बिंदु पर स्थित किसी स्थान पर सुना जा सकता है। इसकी रचना एक चेतावनी प्रणाली के रूप में की गई थी। यदि कोई सुरक्षाकर्मी किले के बाहर कोई रहस्यमय हलचल देखता था तो गुंबद के अंदर एक निश्चित बिंदु पर तालियां बजाता था तथा किले के भीतर की फौज संभावित खतरे से सतर्क हो जाती थी। तो ये है गोलकुंडा का किला। आपने सुना भी होगा कि गोलकुंडा का किला कहाँ है, तो ये है हैदराबाद।
बाद में। और ये इस प्रकार होता आपका चैप्टर नंबर कितना था, 13 ना, हाँ चैप्टर नंबर 13 भी होता आपका समाप्त। उम्मीद करेंगे आप एंजॉय किए होंगे क्लास को और साथ ही साथ आपने कुछ नया सीखा होगा। तो आइए जानते हैं अब अगला प्लान यही है कि चैप्टर नंबर 14 अब आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, 12 और 13 चैप्टर आज हम आपके साथ रिकॉर्ड कर दिए। किन्हीं ने बोला था कि सर एक दिन में 2 चैप्टर दीजिए, तो मैं आज रिकॉर्ड कर दिया हूँ। समय यानी कि चैप्टर छोटा होने के कारण, ठीक है, चैप्टर छोटा होने के कारण मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।